बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो भैया, उम्मीद है सारे कुड़ियां ते मुंडे वधिया होगे तुसी। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका हम लोग जो टॉपिक कवर कर चुके थे वो थी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब टोटल 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हुण जिन्ना जिन्ना कुड़ियां ते मुंडियां प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं। चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। टॉपिक का नाम क्या है? डिफ्रेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब आज के लेक्चर में ना बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, हम ना एक केमिकल सब्सटेंस को डिस्कस करेंगे। अब उस केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड ना आपको कुछ मालूमात शो की जाएगी। ठीक है। और आपने बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना होगा उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर कि ये जो इंफॉर्मेशन है किसी सब्सटेंस के बारे में, अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में हम इसको डील करते हैं। ठीक है। या इन सिंपल वर्ड्स आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी जाएगी, उस स्टेटमेंट को पढ़कर उसको समझकर उसका एनालिसिस करके आपने बेसिकली ना केमिस्ट्री की ब्रांच का नाम बताना है कि इसको केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील किया जाता है। ठीक है। सो ये आज का लेक्चर है बेसिकली। तो चलते हैं भैया आज के लेक्चर की तरफ। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक सब्सटेंस को लेकर चलेंगे। अब वो सब्सटेंस कौन सा है? वो सब्सटेंस है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। अब जो विनेगर होता है ना, सिरका जो होता है, कंटेन्स 5% एसिटिक एसिड। 5% उसमें एसिटिक एसिड होता है और 95% उसमें पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है। तो इस सिरके का आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट हमारे तमाम लोगों के घरों में ही पाया जाता है। ठीक है। तो तमाम लोग घर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जो एसिटिक एसिड होता है जिसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया CH3COOH होता है, ये एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है। अब जैसा कि ना विनेगर क्या होता है, बेसिकली एसिटिक एसिड और वाटर का सॉल्यूशन होता है। वाटर भी कलरलेस होता है, एसिटिक एसिड भी कलरलेस होता है। तो इस वजह से सिरका भी आपको कलरलेस नज़र आता है। ठीक है, पानी की तरह। दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल। एसिटिक एसिड की वजह से ही सिरके से स्मेल आ रही होती है। ठीक है, क्योंकि पानी तो ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, ना उसका कोई टेस्ट होता ना उसकी कोई स्मेल होती। तो सिरके की जो स्मेल होती है वो किस वजह से होती है? एसिटिक एसिड की वजह से होती है। अच्छा, इसके अलावा एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है टू फ्लेवर फूड। खुराक में जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, वो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अम्मा जी से पूछ लेना कि सिरके को हम कौन कौन से खानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो फिर तुहानू जिहड़ा है ना बड़ी डिटेल नाल दसेगी। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज ऑन दिस कंपाउंड कैन हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब बेसिकली हम लोग इस केमिकल सब्सटेंस
को डिफरेंट एस्पेक्ट्स से स्टडी करेंगे। इसकी कुछ मालूमात आपके सामने रखी जाएंगी और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बेसिकली कि इस मालूमात के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच बनती है, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच डील करती है। ठीक है, चलो जी चलते हैं जी लेक्चर में आगे की तरफ, और कितने नहीं नस जाना तुसी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। अब देखो, अभी हमने बताया ना कि एसिटिक एसिड जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है, तो अगर हम उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, या उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बेसिकली हम लोग इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर इज, सो जितने भी लॉज और थ्योरीज होती हैं जो कि इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, वो बेसिकली केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फिजिकल केमिस्ट्री को बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो अब इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए आपके माइंड में केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच आती है, फिजिकल केमिस्ट्री आती है, क्योंकि बेसिकली ना हम इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस दिस इज ए कार्बन कंपाउंड, अब इसमें आप देख रहे हो ना 2 कार्बन के एटम नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये कंपाउंड जो है वो कार्बन कंटेन करता है। इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडी, इसका जो प्रिपेयर करने का तरीका है और उसकी जो स्टडी है उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, फिर ये भी आपने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट में आपने देखा ना ये कि सिंस दिस इज़ ए कार्बन कंपाउंड, तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन के मेथड या इसकी फ़िज़िकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स की जो स्टडी है वो सारी की सारी हम लोग केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच में डील करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली ना आपको सेंटेंसेस पढ़कर या इन्फॉर्मेशन पढ़कर केमिस्ट्री की ब्रांच को आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए, और ये उसी वक्त आएगा जब आपको केमिस्ट्री की 8 की 8 ब्रांचेस की डेफिनेशंस याद होंगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो कि हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ने वो लेक्चर नहीं तके ना दौड़े दौड़े जाओ तुसी, तो प्लेलिस्ट विच मौजूद है, तो वो तको जाके। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जी, द स्टडी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें, जैसे फार्मूला क्या है, CH3COOH, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, मतलब अब देखो ओवरऑल कंपाउंड को स्टडी नहीं कर रहे आप। ठीक है, कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को अलग अलग आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कार्बन को अलग से, हाइड्रोजन को अलग से, ऑक्सीजन को अलग से। तो इस तरह से एलिमेंटल स्टडी जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ थोड़ी सी, क्यों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स। जैसे देखो अभी हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब कार्बन कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स की जो स्टडी होती है, फिर वो किस में हम लोग डील करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि सम कार्बन कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम ही जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं।
कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होता है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस अभी आप इतना याद रखो कि तमाम के तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते। कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अजे तुसी निक्के निक्के जे बच्चे हो ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना तुहानू सारी डिटेल पता लगेगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे की तरफ चलते जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट एसिटिक एसिड अंडरगोज इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानों की बॉडीज़ में ना, ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडीज़ होती हैं, उनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें एसिटिक एसिड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो उसको हम लोग केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, सो बायो आ गया ना, वहाँ से आपको पता लग गया कि यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं आपको वो ह्यूमन बीइंग बेसिकली जिंदा इंसान की बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की डेड बॉडीज़ की बात नहीं हो रही, क्योंकि बंदा गया तो रिएक्शन भी ख़त्म। ठीक है, बंदे का ऐलान हो जाता है तो रिएक्शन बंद होने का ऐलान भी हो जाता है। सो यहाँ पे ज़िंदा इंसानों की बात हो रही है, या इवन के एनिमल्स की बॉडीज़ में भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें एसिटिक एसिड इन्वॉल्व होता है, तो या और भी केमिकल सब्सटेंसेस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल सिर्फ एसिटिक एसिड की लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को बेसिकली क्या बोलते हैं, कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में डील करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन द लार्ज स्केल। अब देखो वो कह रहा है कि एसिटिक एसिड को ना अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट में प्रिपेयर करना हो, बहुत बड़े पैमाने पे प्रिपेयर करना हो, ठीक है, सो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो फिर उसको हम लोग केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील करेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री जब टर्म आती है ना, तो बात हो रही होती है एक लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की। ठीक है, तो जब लार्ज स्केल की बात आई, बड़े पैमाने पे प्रिपरेशन की बात आई, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच हो सकती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो सकती है। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और न्यूट्रॉन ऑन दिस कंपाउंड और इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स। अच्छा देखो, अब बात हो रही है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब अपने अंदर से ना रेडिएशंस निकाल रहे होते हैं, बाहर रेडिएशंस एमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो रेडिएशंस 3 तरह की होती हैं, अल्फा बीटा गैमा। एनी हाउ, बस आपकी आसानी के लिए बता दूं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं, शुआओं को बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जो शुआएँ होती हैं, तो कुछ एलिमेंट्स अपने अंदर से ना शुआएँ खारिज कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, या न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड पे ना रेडियो एक्टिव रेडिएशंस या न्यूट्रॉन का क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, या इसके कंपोनेंट्स पर क्या इफेक्ट होता है? कंपोनेंट कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो उस चीज़ को बेसिकली केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील करते हैं? अब यहाँ से ना आपको कुछ ना सही तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है? एटम का एक पार्टिकल है जिसको आप सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हो। ठीक है, जो कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच की बात हो रही है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच की बात हो रही है। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, द स्टडी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड और द कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम इट ऑन द ह्यूमंस। अच्छा, इंसानों पे इस कंपाउंड या इस कंपाउंड से हासिल किए गए फर्दर कंपाउंड्स
का इंसानों पे क्या असर होता है, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है। सो इसको बेसिकली केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील करते हैं हम, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट सब्सटेंसेज है ना, जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल दूं आपको, जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में से ना गैसेस खारिज होती हैं, धुआं वगैरह निकल रहा होता है चिमनियों से, है ना, या गाड़ियों के देखो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, जो गैसेस खारिज होती हैं। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि इन तमाम गैसेस का इंसानों की लाइफ पे या इंसानों की सेहत पे क्या असर होता है, या एटमॉस्फेयर पे क्या असर होता है, माहौल पे क्या असर होता है, तो इस सारे चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अगेन यहाँ पे क्योंकि हम एसिटिक एसिड की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि इस कंपाउंड और इससे बनने वाले कंपाउंड्स का इंसानों की सेहत पे, इंसानों की लाइफ पे क्या असर होता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू डिटरमाइन इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। अच्छा देखो, ये जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इसके जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हम ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग अलग परसेंटेजेस की बात करें कि सपोज कार्बन जो है इसमें 30% है, हाइड्रोजन 20% है और ऑक्सीजन 50% है। सो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। सो कंपाउंड्स की जो परसेंटेज कंपोजिशन है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कितने कितने परसेंट हैं, या उनके मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है, या बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। या इसी तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील करते हैं, बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जो आप आलात यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसकी स्टडी बेसिकली आप केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डील करते हैं, वो करते हो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। एनालिसिस कर रहे होते हो ना बेसिकली आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको डील करते हैं। तो ये तो था जी लेक्चर आज का, जो बेसिकली था डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इस तरह से बेसिकली ना इंफॉर्मेशन को रीड करके, उसको अंडरस्टैंड करके ना आपने इस काबिल होना है कि आप बता सको कि ये जो सामने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसको केमिस्ट्री की हम कौन सी ब्रांच में डील करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली लेक्चर तो पसंद आया होगा। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूसरों का भी कुछ ना कुछ भला हो जाया करे बेचारों का। सो कंजूसी ना किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।